आइए आज पढ़ते हैं हम रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर होते क्या है, ये तो हमने 9th क्लास में भी रेशनल पढ़ा था, इवन हमने समझ लो रियल नंबर भी पढ़ा था। तो 10th क्लास में भी वही सेम चीज है भाई। रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर मतलब जिनको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सके, जिन नंबर्स को, मतलब आपका सबसे बड़ा जो नंबर होता है ना वो रियल नंबर होता है। यानी कि जिसमें पॉइंट वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, ठीक है ना, रूट वाले सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है। अब 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि इससे बड़ा नंबर भी होता है, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, बट वो 11th क्लास की बात है। बट अभी 10th क्लास तक हम ये पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर जो होता है वो दो नंबरों से मिलकर बनता है, आपका रेशनल और आपका इरेशनल। ठीक है ना। रेशनल क्या होता था, याद है रेशनल क्या बताया था? जो P बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यही बताया था ना रेशनल नंबर का मतलब भाई, जैसे 2/3 या 3 या कुछ भी। और ये जो रेशनल नंबर होते हैं ना, ये किन चार नंबरों से मिलकर बनते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर्स। इन तीनों नंबर जो है, इन तीनों नंबरों को किसके अंदर आते हैं? आपके रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और इरेशनल नंबर किसे कहते थे भाई? जो भी रूट वाले नंबर होते थे, जैसे √2, √3, √5, बट उन रूट वाले नंबर को छोड़ के जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, उन नंबरों को छोड़ के, तो बाकी सारे रूट वाले नंबर क्या होते थे? आपके इरेशनल नंबर होते थे। अदर डेफिनेशन भी थी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो किसके अंदर आएगा? रेशनल के अंदर आएगा। जो नॉन टर्मिनेट हो, याद है ना भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट कैसे कहते हैं, आपको सबको याद अगर ना हो तो। टर्मिनेट मतलब होता है जिसका एक फाइनाइट आंसर आता है, जिसका एक एग्जैक्ट आंसर आता है। जैसे कि मैंने बोला पॉइंट के बाद 0.235 खत्म, ये हो गया टर्मिनेट। पर कहीं ना कहीं तो खत्म हुआ ना, जिसका फाइनाइट हुआ आंसर, उसे बोलते हैं टर्मिनेट। और टर्मिनेट जो आंसर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो किसमें होता है? रेशनल नंबर में होता है। और एक होता था आपका नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। अब नॉन टर्मिनेट बट रिपीट क्या होता है? आपने देखा होगा पॉइंट के बाद कोई संख्या चलती रहती है, चलती रहती है, खत्म नहीं होता। जैसे 1/3 आप डिवाइड करो 1 को 3 से, ये कभी खत्म नहीं होगा इसका डिवीजन। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका नॉन टर्मिनेट है। क्लियर है? अब बट रिपीट मतलब रिपीट होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिपीट। जो नॉन टर्मिनेट हो, चलता रहे, बट रिपीट हो रहा हो, ये किसके अंदर आते हैं? रेशनल के। ऐसी इरेशनल किसे बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट। एक तो नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट ना कर रहा हो, जैसे ये इस तरीके से। क्लियर है भाई आपको? सबसे पहले तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर आपके क्या होते हैं? रियल नंबर। और रेशनल के अंदर तो ये नंबर पहले से ही आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, ये तो पहले से आ जाते हैं। तो उसका मतलब सबसे बड़ा नंबर तो फिर रियल नंबर हो गया। क्लियर है भाई? तो यहां पर रियल नंबर, सबसे पहले आप समझ गए रियल नंबर बोलते कैसे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का मतलब तो पता होना चाहिए। अरे क्वेश्चन की थोड़ी ना देखनी कि ये वाला क्वेश्चन करना है, वो वाला क्वेश्चन करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझो कि नंबर्स जो आप पढ़ रहे हो वो है क्या बेसिकली। क्लियर है भाई? तो दूसरा आता है, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना, ये तो आपने वैसे भी पढ़ा है, मैं आपको पहले सारी चीजें बता रहा हूं। फिर आता है आपका ऑड नंबर किसे कहते हैं। भाई पता होगा आपको सबको, मैं ये नहीं कह रहा, बट फिर भी मैं आपको छोटी छोटी चीजें फिर भी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑड नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, किस नंबर को कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। मैं थोड़ा सा ना लाइनों को बाइलिंगुअल लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिखूंगा। इससे क्या होता है, बच्चा जल्दी कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर मैं कुछ चीज लिखूंगा तो मैं इसलिए ये नहीं कि मैं इंग्लिश में लिखना चाहे लिख दूं, बट आपको अच्छा फील होगा, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, ये
इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। क्लियर है? सेकंड आता है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड हो। ये तो जैसे कि एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से उन्हें क्या बोला जाता है? इवन नंबर। तीसरा नंबर आता है प्राइम नंबर। इसमें बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते किसे है? तो सुनना भाई, प्राइम नंबर कैसे बोलते हैं? प्राइम नंबर मतलब होता है जो 1 से बड़े हो और 1 और अपने पहाड़े में आए या टेबल में आए लिख दो। ठीक है ना? हिंदी में कुछ लिखने में गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, है ना? मतलब मैंने प्राइम नंबर मतलब क्या बताया? 1 से बड़े होते हैं पहले तो प्राइम नंबर। ठीक है ना? एक प्राइम नंबर नहीं होता। कई बच्चे बोलते हैं 1 को प्राइम नंबर। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 ऑड नंबर होता है। 1 से बड़े होते हो और सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आए। सिर्फ एक के पहाड़े में तो सभी आते हैं, और सिर्फ अपने पहाड़े में आए। तो एग्जाम्पल के लिए कौन से प्राइम नंबर क्या हो गए? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से, जो किसी से भाग होते ही नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ अपने से भाग होते और 1 से भाग होते, उन्हें बोलते हैं आपका प्राइम नंबर। तो सबसे भाई आपका एक नंबर ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसे इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? इसे क्या बोलेंगे? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो इवन और प्राइम दोनों हो। तो याद रखना कभी भी भाई, ये छोटी छोटी चीजें होती है यार। कल को जाके कोई एंट्रेंस दे रहे हो उसमें पूछ लेगा छोटी सी चीज, इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको। पता होगी, मैं ये नहीं कह रहा, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बेस्ट है। ठीक है ना? वो सीख जाएगा। क्लियर है भाई? तो इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इसके बाद आते हैं हम कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? देखो भाई, कंपोजिट नंबर वह नंबर जो 1 से बड़े हो और प्राइम नंबर ना हो। लो भाई, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, जो 1 से बड़े हो और प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए भाई आपके। तो ऐसे कौन से नंबर है? प्राइम नंबर 4, ठीक है ना, 6, 8, 9, ये सारे कौन से नंबर है? कंपोजिट नंबर। या दूसरी भाषा में मैं कुछ और बोलूं, वह नंबर जिसके 3 फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के कम से कम 3 फैक्टर हो। या फिर डेफिनेशन एक और लिख लो, वह नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। देखो भाई, हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। हर नंबर के 2 फैक्टर मतलब क्या होता है भाई? पहले तो ये समझ लो। जैसे मैंने बोला 5, इसके क्या फैक्टर है? मतलब इसको ऐसा कौन कौन से नंबर है जो उसको डिवाइड कर रहे हैं? तो उसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 भी से डिवाइड करता है और इसे 5 भी डिवाइड करता है। तो उसका मतलब इसके फैक्टर कौन कौन हो गए? 1 और 5, यानी कि इसके कितने फैक्टर है? 2। ऐसे ही अगर मैंने बोला 4, इसके कौन कौन से फैक्टर है? तो उसका फैक्टर कौन हो गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और खुद 4 भी हो गया।
तो उसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। इसका मतलब ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो आप दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन समझ सकते हो, दोनों सेम ही चीज है कि एक से बड़े होते हो और प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। सिंपल भाषा में ये भी समझ लो, अच्छी चीज है कि वही क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं आपके, ठीक है ना। या फिर ये बोलो कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, वो भी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर कैसे बोलते हैं? ये नंबरों के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए लिखना है तो लिख लो ये एग्जाम्पल, 4 6 8 9 10 12 14 15, ये कंपोजिट नंबर है। इनके आप फैक्टर करके देखो, या फिर आप ये बोलो देखो 1 से बड़े और ये प्राइम नंबर नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, तो बस ये कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो समझ में आ गया। जो प्राइम नंबर ना हो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बस 1 नहीं आना चाहिए, 1 को इंक्लूड मत करना। क्लियर है भाई? ये आपके नंबर्स के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि इन चीजों के काम आएंगे तो इसलिए मैंने आपको नंबर्स के बारे में बता दिया। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई आते हैं, इसके बाद आपका एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रही है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। पहले एक लाइन पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। इसने बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में वो कर दो, फैक्टराइज कर दो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, उसकी जो फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो एक यूनिक होनी चाहिए। बताऊंगा यूनिक मतलब क्या हो गया। यूनिक मतलब इकलौती होनी चाहिए, मतलब अब इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। अब इसका सिंपल मतलब समझाता हूं एक एग्जांपल से। जैसे मैंने ले लिया 108, ठीक है, मैंने बोला मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैंने बोला 50 बच्चों को आप सारे इसके फैक्टर करके दिखाओ, सब बच्चे, बस उसके फैक्टर प्राइम नंबर होने चाहिए। उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर होने चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर से डिवाइड करने हैं आपको। सब बच्चों को ये मैंने बोल दिया। अब मैं ये देखूंगा कि सबके फैक्टर सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं करता हूं, तो मैंने भाई ऐसे करते हैं ना हम फैक्टर, 2 से डिवाइड करा, ये 14 3 से करा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो उसके फैक्टर क्या क्या हो गए भाई आपके? 2 कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितनी है? 3, ये आ गया इसके फैक्टर। अब भाई सारे बच्चों को मैंने बोला अपने अपने फैक्टर दिखाओ, तो किसी का ये आंसर है, किसी का ये आंसर है। तो ये डेफिनेशन ये क्या बोल रही है थ्योरम, कि आप जब प्राइम फैक्टर करो तो वो यूनिक होना चाहिए, मतलब सब कर लो, सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऐसे लिख लो या उसको उल्टा करके लिख लो, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ऑर्डर मैटर नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपका जो फैक्टर होने चाहिए वो आपके यूनिक आएंगे हमेशा। देखो फैक्टर देखो यूनिक है, बस सेम ही तो है, कोई फर्क थोड़ी ना है। ये पहले है ये बाद में, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता फैक्टर का, ऑर्डर का। क्लियर है ना भाई? तो यही ये आपका फंडामेंटल थ्योरम कह रही है अर्थमेटिक की, कि आप जब आप अपना किसी के भी फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो एक यूनिक आंसर होगा। 50 बच्चे कर रहे हो तो 50 के 50 का सेम आंसर आएगा, कोई किसी का अलग नहीं आ सकता आंसर। कोई बोले ना नहीं मैं तो पहले 2 से नहीं, मैं तो पहले 3 से डिवाइड करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करो, बट आंसर सेम आएगा आपका। सिंपल सा मतलब यह है, बस ऑर्डर अलग अलग आ सकता है, आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, बट आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आ गया भैया? ये क्या बोला इसने कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको एचसीएफ क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एचसीएफ तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
भाई अगर मैं बोलूं हम दोनों में एचसीएफ क्या है, हम दोनों का एचसीएफ क्या है, तो हम दोनों में सबसे बड़ी चीज क्या है जो कॉमन है, सिंपल मतलब। भाई अगर मैं एग्जाम्पल से बोलूं, अगर इसके पास 2 2 है और इसके पास 3 2 है, तो कितने 2 कॉमन आ रहे हैं, ये। तो सबसे बड़ा जो कॉमन है वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है, जो कि मैं इसलिए नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी है एचसीएफ वाला टॉपिक, तो मैं इसलिए एचसीएफ को तो क्या इजी बोलूं, ये तो समझ में आ ही जाता है सबके बच्चों के, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम दोनों में सबसे बड़ी चीज कॉमन क्या है, सिंपल मतलब एचसीएफ का। मैं आपको एलसीएम समझा रहा हूं, एलसीएम थोड़ा ध्यान से देखना कि बेसिकली एलसीएम क्या होता है। अगर आपको एचसीएफ भी नहीं आएगा और तो मैं एचसीएफ दोबारा समझा दूंगा, बट एक बार एलसीएम देखना। मैंने बोला ठीक है, मैं 2 नंबर के एलसीएम लेना चाह रहा हूं, मैंने बोला 3 और 4 का एलसीएम निकालो, ये 2 नंबर के एलसीएम। अब एलसीएम के 3 पार्टों में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लीस्ट, कॉमन और मल्टीपल। तो मैं सबसे पहले जो जानूंगा वो जानूंगा कि मल्टीपल किसे कहते हैं, ठीक है। पहले मैं मल्टीपल को पढ़ूंगा, मल्टीपल होता क्या है। तो भाई 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 1 जा 3, तो ये 3 का मल्टीपल है। 3 2 जा 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। भाई 3 के मल्टीपल है ना, तो 7 8 तक लिख दो 3 के मल्टीपल, ठीक है ना, या 8 मल्टीपल लिख दो या 7 मल्टीपल लिख दो, ठीक है ना। 8 लिख दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। मैंने 8 मल्टीपल लिख दिए 3 के, ये मल्टीपल है, ठीक है ना। फिर ऐसी 4 के मल्टीपल लिख दिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 की करी 16, 20, 24, 28, 32। चलो भाई पहले तो हो गया ये, ठीक है ना, मल्टीपल लिख दिया मैंने। अब आता है कॉमन मतलब क्या होता है। पर कॉमन मतलब दोनों में समान क्या क्या है भाई, देखो इसके पास 12 आ रहा है, इसके पास भी 12 आ रहा है, सॉरी ये रहा, आ गया कॉमन। और इसके पास 24 आ रहा है, इसके पास भी 24 आ रहा है। ऐसे मैं करता रहूंगा तो बहुत सारी चीजें कॉमन आती रहेगी ना। तो भाई इसका कॉमन यानी कि इसका एलसीएम, तो ऐसे में कौन सा आंसर दूंगा इसका एलसीएम में, बहुत सारी चीजें कॉमन आती रहेगी। तो इसलिए इसने क्या बोला है, लीस्ट। लीस्ट जो सबसे छोटा कॉमन है, जो सबसे पहले आ रहा है कॉमन में, ठीक है ना, सबसे पहले कौन आ रहा है कॉमन में, 12। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा आपका 12। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, करने का तरीका नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूं एलसीएम का इनकी 3 पार्टों में अगर मैं इस डेफिनेशन को तोड़ूं तो इनके मतलब क्या होते हैं, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल के, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन थोड़ी ना करूंगा मैं इस तरीके से, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी शॉर्टकट में हो जाएगा, उसका तरीका भी बताऊंगा अभी मैं कि क्वेश्चन कैसे करना है मुझे। समझ में आया भाई, एलसीएम कैसे निकालोगे आप, मतलब क्या होता है एलसीएम निकाल, एलसीएम का 3 पार्टों में मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन किसे कहते हैं, और लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। ये आपका एलसीएम नहीं होगा, एलसीएम आपका 12 होगा। क्लियर है भाई। सबसे पहले तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई अब देखो प्रोसीजर क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, मैं तुम्हें बताता हूं। प्रोसीजर टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, देखना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स होंगे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दोगे, क्लियर है भाई। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में बनना, फिर एक्सपोनेंशियल, अभी बढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, जो एग्जांपल बताया था 108 वाला, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था ना मैंने, इसी तरीके से। और जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो तो इसके 2 चीज निकलेगी, एक होगा एचसीएफ और एक होगा
एलसीएम, ठीक है ना। तो एचसीएफ मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पावर इन ऑल द फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट पावर इन ऑल द फैक्टर्स, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। और एलसीएम में क्या होगा, हाईएस्ट पावर इन ईच फैक्टर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इनको समझा देता हूं ये है क्या एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं बोल रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक पहला वाला पार्ट ले लिया 12 एंड 18। चलो सबसे पहले 12 के फैक्टर करूंगा भाई मैं, तो 12 के फैक्टर क्या होता है, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या आया 3 इंटू 2 की पावर कितना है 2, मैं कर दिया 12 के फैक्टर। फिर 18 के फैक्टर करूंगा, 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये 18 के फैक्टर क्या है भाई आपके 3 की पावर 2 इंटू 2। अब एचसीएफ मतलब बताया क्या था मैंने भाई, वैसे तो मैंने इससे पहले भी समझा दिया है, बट यहां पर बोला है जो सबसे छोटी पावर होगी दोनों में, ठीक है ना, इन ऑल द फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स जितने भी फैक्टर होंगे सब में सबसे छोटी पावर। भाई इसमें 2 की पावर कितना है 2, इसमें 2 की पावर कितना है 1, तो सबसे छोटी पावर कौन हो गई, ठीक है। इसमें 3 की पावर कितना है 1, इसमें 3 की पावर कितना है 2, तो भाई सबसे छोटी पावर कितनी हो गई, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 6। समझ में आ गया भाई एचसीएफ किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एलसीएम में, इसने बोला है हर फैक्टर का जो सबसे बड़ी पावर होगा वही आपको उतारना है। तो भाई सबसे बड़ी पावर कौन है यहां पर 2 की पावर 2, सबसे बड़ी पावर कौन है 3 की पावर 2, आपका आंसर आ गया 36।